नमस्कार दोस्तों, मैं विलास उरकुड़े वी ऑफिशियल मीडिया से आज लेकर आया हूं पॉडकास्ट में एक नया एपिसोड, जिसमें हम बात करेंगे किसानों से जुड़ी हुई समस्या और एमएसपी अभी क्या लागू होनी चाहिए, ये क्या लागू है, किसान अभी किन किन समस्याओं से मध्य प्रदेश में जो है बदहाली में जी रहा है या उसे कुछ सरकार अभी फायदा पहुंचा रही है। इन्हीं सब बातों का एक प्रारूप लेकर हम यहाँ पर पॉडकास्ट कर रहे हैं। किसान संगठन नेता श्री कुंज बिहारी जी और हमारे साथ उनके मौजूद है उपाध्यक्ष चयन सिंह बैस जी और साथ ही में हमारे साथ सदस्य है छोटेलाल बिसेन जी और हेमराज पटले जी। तो चलिए मुख्यतः बिंदुओं को रखते हुए आज किसानों की समस्या इस पॉडकास्ट के माध्यम से उठाते हैं और जानते हैं कि परिस्थिति अभी क्या चल रही है। हमारे साथ मौजूद है श्री कुंज बिहारी मुन्नू दुबे जी। नमस्कार सभी को आपको। और सबसे पहले तो कुंज बिहारी जी, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आपका शुरुआती जीवन कैसा रहा, कैसे एक किसान नेता संगठन की ओर आप बढ़े और आज कैसे इस जिम्मेदारी को निभा रहे। सबसे पहले आपके बारे में बताएं हम इस पॉडकास्ट। शुरुआती जीवन तो हमारा गांव में ही बीता। इसी गांव में प्राइमरी एजुकेशन हुआ जी। उसके उसके बाद में हम लोगों ने ग्रेजुएशन वाराणसी से किया। अच्छा। और उसके बाद मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन रायपुर से यूनिवर्सिटी से हुआ। अच्छा। बीच में हम लोग पीएससी की तैयारी करते रहे। ये पीएससी की तैयारी कर रहे थे आप? जी जी जी। अच्छा, पब्लिक सर्विस की तैयारी करते रहे, इंटरव्यू देते रहे। उस समय तो एक सिस्टम भी ऐसा होता था कि कभी नौकरियों के लिए फार्म तो 2-2 साल इंटरव्यू नहीं होते थे, कई बार रिजेक्ट हो जाती थे। ये सब परिस्थितियों को हम लोग जूझते रहे। उसी बीच ज्ञान गंगा बोर्डिंग स्कूल है रायपुर में, जहाँ मैं लेक्चरर के लिए सिलेक्ट हुआ 96 में। अच्छा। है ना। और वहाँ मैं नौकरी कर ही रहा था कि उसी बीच मेरा सीआईडी, मैंने स्टेनोग्राफर के लिए भी फॉर्म भरा हुआ था। अच्छा। तो उस समय मेरा इंटरव्यू के लिए आया था, मैंने क्वालिफिकेशन का कंप्लीट कर लिए थे एग्जाम वगैरह, और मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते ज्ञान पब्लिकेशन स्कूल के पास जमा थे। उनकी शर्त ये थी कि मैं 1 साल तक के उनके यहाँ नौकरी ज्वाइन करने के बाद मैं कहीं और नौकरी नहीं कर सकता, कहीं नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अच्छा। चूँकि मैंने उनका ज्वाइन करने के पहले मैंने इस नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ था। तो जब मुझे इंटरव्यू में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना था भिलाई सेक्टर 6 में, उस समय भिलाई जाना था छत्तीसगढ़। तो तब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों एक ही थे है ना। और उस समय डीआईजी 19 यादव जो हमारा इंटरव्यू करने वाले थे और होम मिनिस्टर चरणदास महंत जी थे। अच्छा, कौन से ईयर की बात है? ये 96-97 के बीच की बात है। दिग्विजय सरकार थी। अच्छा। और फिर जब मैं अपने कॉलेज स्कूल में गया, बोर्डिंग स्कूल है, काफ़ी बड़ी स्कूल है वो तो रायपुर की। उसके बाद उनके बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है मध्य प्रदेश में भी। तो उन्होंने इससे बोला कि देखिए दुबे जी, आपने हमारे टर्म ऑफ कंडीशन फॉर्म भरा हुआ है कि आप हमारे यहाँ रहते हुए 1 साल तक कहीं अप्लाई नहीं करेंगे। तो बोले उस डॉक्यूमेंट्स आपके हमारे जमा हैं। तो मैंने बोला कि सर आपकी बात बिल्कुल सच है, लेकिन मैंने आपके ज्वाइनिंग के पहले अप्लाई किया हुआ था बाहर से। अच्छा। और या तो आप मुझे लिख के दें कि आप मुझे 60 साल तक रिटायर नहीं करेंगे, प्राइवेट स्कूल है, अच्छी सैलरी दे रही है, आपकी फैसिलिटी बहुत अच्छी है, एजुकेशन बहुत अच्छा है, और मेरी एजुकेशन रुचि भी रही शुरू से, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मैं बोला मेरा गवर्नमेंट में शायद सिलेक्शन हो जाए। रिटर्न तो मैं निकाल लिया, अब इंटरव्यू के समय पर मैं जा रहा हूँ, मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखाना होता है। तो उन्होंने बोला कि देखिए हमारे एक सिस्टम बना हुआ होता है। अच्छा। अगर हम आपको ये सब करेंगे तो बाकी लोगों को भी दिक्कतें जाएंगी। मैं बोला नहीं सर, मैं इस सिस्टम को तोड़ना भी नहीं चाहता, मैं रेजिग्नेशन देकर के ही अपने डॉक्यूमेंट्स वापस लेना चाहता हूँ। अच्छा। है ना, ताकि आपका सिस्टम बना हुआ रहे और स्कूल को मतलब व्यापार केंद्र भी न बने। इस प्रकार से फिर मैंने वहाँ से नौकरी ड्रॉप करी और संयोगवश मेरा सीआईडी में हो नहीं पाया। अच्छा। और उसके बाद मैं छात्र जीवन से राजनीति में था, चुनाव लड़ाना ये सब हमारा जीवन का अंग था। अच्छा। उसके बाद मैं 2000 में यहाँ आ गया वापस अपने घर, रामपाली वापस आ गया। घर की परिस्थितियाँ ऐसी थी, मम्मी ओल्ड एज हो रही थी, पापा हमारे 89 में एक्सपायर हो गए थे। बड़े भैया की शादी हुई जो अभी सरकारी वकील है वाराणसी कोर्ट में। अच्छा। उनके भाभी भी मतलब आफ्टर मैरिज ही एक्सपायर हो गई। अच्छा। तो उधर मैरिज उन्होंने भी नहीं किया, परिवार संघर्ष में जी रहा था, मैं भी अपने घर आ गया। बीच में क्या हुआ कि हमने ये देखा कि यहाँ के किसान छोटी छोटी समस्याओं से बड़े पीड़ित थे। रामपाली किसान हमारे आसपास के किसान बड़े पीड़ित थे। तो हमने सोचा कि क्यों न हम एक संगठन बनाएं। अच्छा। संगठन बना करके हम थे, सर थे यहाँ, हमारे पुरुषोत्तम अग्रवाल जी जो हैं और शिवनारायण बागमारी जिनका बेटा सरपंच है, हम सभी लोगों ने मिलकर संगठन बनाया। संगठन बना करके हमने छोटे छोटा जीवन की शुरुआत करी। कैसे कि जैसे फसल लगने के बाद हमने लोगों से ये बोला कि आप अपने जानवरों को अपने घर बंधक बांध के रखें, आप बिल्कुल न छोड़ें।
अगर आपके जानवर जाकर खेतों में लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे तो किसान को क्या मिलेगा? वैसे किसान पीड़ित आदमी है, और आप लोग जानवर पालते हैं और आप अपना नौकर नहीं रखते हैं, छोड़ देते हैं, और अगर वो बोल जाए तो आप उसको बोलते हैं कि नहीं जी आप कांजोस कर दो। कांजोस कर देना अलग विषय है, लेकिन किसी को नुकसान करना अलग विषय है। अलग विषय लोगों को समझाने का प्रयास एक किया। बार जब किसान का नुकसान हो गया तो हो बिल्कुल गया। बिल्कुल बिल्कुल। फिर लोग नहीं समझने लगे, तो हमने क्या किया कि सर के घर में ही एक अवैध कांजोस बनवाया। अच्छा, चैन सिंह। बिल्कुल बिल्कुल, सर के घर में अवैध कांजोस बनवाया, और यही इसी रामपायली में, इसी रामपायली में। अच्छा। और हम खुद जानवर पकड़ के ले जाकर के सर के घर में कोड़ते थे। उस समय लोगों ने हमें बहुत डराया कि आप पे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, आपको जेल हो जाएगी, ये हो जाएगी। हम बोला हम बिल्कुल नहीं, हम किसान के हित में काम कर रहे हैं, किसान के हित में हम काम कर रहे हैं, तो लोगों से हमें बिल्कुल नहीं डरना, कानून से भी हमें नहीं डरना है। सरकार हमारा साथ देगी ना, कोई अवैध काम थोड़ी नहीं कर रहे हैं, कोई कटनी काम थोड़ी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल फसलों को बचाने का काम बिल्कुल बिल्कुल। उस प्रकार से हमने लोगों में धीरे धीरे जागृति लाई। आज संगठन को तब से लेकर के लगभग 25-26 साल से ज़्यादा ही होगा हम लोग संगठन को चला रहे हैं। तब से मैं उसका अध्यक्ष बना हुआ हूँ, और हमारे समिति में आज तक लोग जुड़ रहे हैं, और हम लोग कानून के दायरे में रह करके अपने संगठन को चला रहे हैं। और जैसा कि प्रशासन भी जानता है कि मेरे संगठन में कभी भी अभद्रता नहीं होती है। जब भी कोई बात होती है हम शासन सूचना दे करके ही करते हैं, और मर्यादा में करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है नेक्स्ट कि आज आपके अनुसार आज का जो किसान है वो यानी कि कौन सी बड़ी समस्या से गुजर रहा है? खर्च, बाजार या फिर मौसम? तीनों समस्या एक साथ चलेगी उसकी, अपन किसी एक समस्या से अपन नहीं देख सकते। अच्छा। तीनों समस्या ऐसी है कि किसानों को जो पहले लागत होती थी, पहले क्या होता था कि हम लोगों घर में नौकर होते थे, और वो उस समय केस का चलन नहीं था, पैसों का चलन नहीं था, धान के बदले होते थे, धान के बदले होते थे, और खेती लगभग धान पे आधारित ही होती थी। पूरा किसान और मजदूर के बीच धान का लेन देन होता था। जैसे अभी एक चीज मेरे को ध्यान में आ रही, जब हम छोटे थे और जब नानी के गांव जाते थे तो धान देकर मुर्रे लिए जाते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धान लेकिन आज जब हमें मुर्रे लेना है तो हमें पैसे ही देना पड़ता है। केस का चलन चालू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो उससे क्या हुआ कि हम दोनों का एवरेज ये निकाल रहे हैं, जिस समय धान देके हम लोग खेती करते थे उस समय में खेती का 20% लागत लगती थी। अच्छा। और आज हमें 60% तक लागत लग रही है केश में, क्योंकि हम तो दोनों स्थिति में किसान रहे हैं, हम तो शुरू से किसानी देख रहे हैं, है ना। और इस स्थिति में हम लोग ये देख रहे हैं कि आज का किसान जो है लागत से ज्यादा परेशान है। उस समय सस्ताई थी, लेकिन उसका उस समय भी मूल्य उतना नहीं मिल पाता, किसान उस समय परेशान था। लेकिन आज जो किसान दो चीजों से परेशान हो गया, एक तो लागत से परेशान हो गया, दूसरा मजदूर नहीं मिल रहा है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बीच में बात रखी थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें चिंता जताई हुई सरकार को। यानी किसान को जो मजदूर नहीं मिल रहा है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। बिल्कुल चिंता जताई थी कि अगर आप फ्री बीज की योजना चलाएंगे देश भर में, फ्री बीज की, हाँ फ्री बीज योजना चलाएंगे, सभी सरकारें अगर चुनाव जीते फ्री बीज योजना चलाएगी तो लोगों को मजदूर कैसे उपलब्ध होगा, वर्किंग कैसे उपलब्ध होगा। सुप्रीम कोर्ट बीच में 6 महीने पहले उनका वर्डिक्ट आया हुआ था कि आपको इन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, सरकार को इन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा कि देश में मजदूर की धीरे धीरे कमी हो रही है। क्यों हो रही है, क्या लगता है? मजदूरों की कमी साहब इसलिए हो रही है कि एजुकेशन बढ़ रहा है लोगों में, तो वो तो अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है, इसको तो हम शुरू से बढ़ावा देते हैं। हो क्या रहा है कि लोगों में एक भाव पहले होता था कि रोटी कपड़ा और मकान, 1975 पिक्चर बनी हुई थी जीवन में, बिल्कुल, है ना। आपको याद राजेश खन्ना की पिक्चर बनी थी, मैंने भी देखा है, राजेश खन्ना की मूवी है। जीवन के हैं 3 मुकाम, रोटी कपड़ा और मकान। यानी बोला जाता था कि एक व्यक्ति के जीवन की 3 आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण है, कि रहने के लिए उसके छत हो, खाने के लिए अनाज हो, और पहनने के लिए कपड़ा हो, है ना। यानी उस समय वो स्थितियां इतनी मतलब मजबूर हो गई थी कि देश में पिक्चर बनानी पड़ गई थी सरकार को जगाने के लिए। और समय समय पे हमारे यहाँ कवियों ने अपने मंचों से सरकार को जगाया है, राइटरों ने अपने किताबें लिख के जगाया है, और पिक्चर नाट्य कला वालों ने नाट्य कला के माध्यम से लोगों सरकार को जगाया है ना। ये उसी का एक हिस्सा था रोटी कपड़ा और मकान, है ना। तो लोगों में भाव था कि हमें ये सब चीज करना है। आज स्थिति क्या बन रही है कि उन्हें रोटी फूकट में, मकान फोकट में। तो हम लोगों ने कॉलेज में पढ़ा प्रोफेसर एडविन फिशर को, अच्छा, कि आप किसी को भी रोजगार उपलब्ध कराइए, रोजगार संसाधन जुटाइए, उसे फ्री में कुछ मत दीजिए। यानी आपका ये कहना है कि
रोजगार दिलाओ, हाँ। लेकिन फ्री में अनाज मत दो। फ्री में अनाज मत दो उसको मेहनत का पता चलना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि मेरे कमाए हुए पैसे को मूल्य क्या होता है। मूल्य क्या? देखिए साहब, बड़े बड़े रजवाड़े खत्म हुए हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा के घर खत्म, क्यों खत्म हुए हैं? क्यों क्या हुआ कि उनको सब बच्चों को विरासत में मिलते चला, तो उनको पता ही नहीं चल पाया कि हमारे पिताजी लोगों ने इस विरासत को बनाने में क्या मेहनत करी, क्या अहमियत थी। बिल्कुल सच बात है। जैसे आज मैंने अभी बोला ना कि हम लोगों ने लालटेन का जमाना देखा, हमने खाचर बैल भी देखा, हमने सड़कों पे पानी भरते हुए देखा, बरसात में लोगों का आवागमन रुकते हुए देखा। अब नई पीढ़ी के लोग ये सब नहीं देख पा रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं चल पाएगा लालटेन क्या होता था, खाचर क्या होती थी, बैलगाड़ियां क्या होती थी, खेत में धान कैसे मिजाई की जाती थी, ये सब वो देख नहीं पा रहे हैं, है ना। तो आज तो हम ये बात करने में सक्षम है, लेकिन आज के 20 साल बाद आप इंटरव्यू करने आए, जब हम लोग नहीं रहेंगे तो आप ये बात को समझ ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल, है ना, ये बेसिक चीजें हुई है। तो इन 10-15 सालों में जैसे अपन ने अपनी मजदूरों की कमी की बात की जी, तो इन 10-15 सालों में आपने क्या बदलाव देखे हैं खेती में? क्या प्रगति मिली है या कहीं रुक गए हैं हम? नहीं, रुक गए हैं हम, प्रगति नहीं मिली। नहीं, प्रगति नहीं मिली है। उसके मेनली वजह समझना पड़ेगा आपको जी कि हम प्रकृति मौसम आधारित है हमारे यहाँ पे। बिल्कुल, इस साल भी आपने देखा कि अचानक धान कटाई के समय आया, खूब ज्यादा बरसात हो गई। बिल्कुल, मैंने जिला प्रशासन, अन्य संगठनों के लोगों ने कलेक्टर बालाघाट को जाकर ज्ञापन भी दिया, सोशल मीडिया पे ही लिख के दिया कलेक्टर महोदय के नाम पे पत्र कि किसी एक क्षेत्र में बरसात नहीं हुई है, संपूर्ण जिले में बरसात हुई है। संपूर्ण जिले में पराहा लगाने समय एक अवधि होती है, धान काटने की अवधि भी लगभग एक समान ही होती है ना। और ये बरसात जिले के आसपास के जिलों में भी हुई है। तो मुझे किसी एक ज्ञापन देने की जरूरत नहीं है, जिला प्रशासन को स्वयं संज्ञान लेते हुए संपूर्ण जिले को प्राकृतिक आपदा घोषित करनी चाहिए, क्योंकि ये जिला धान उत्पादक जिला है और हमारे धान कटाई के समय पे लगातार बरसात हुई है। तो अब किसी एक गांव को, किसी एक क्षेत्र को, किसी विकास को करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी सरकार से मांग रखी, जिला कलेक्टर से भी, संपूर्ण जिले को प्राकृतिक आपदा जिला घोषित किया जाए। प्राकृतिक आपदा, कोई एक किसान से वंचित न बचे। अच्छा, है ना, कि आपको सर्वे करके आपने टीम भेज दिया कि मतलब ग्राम चौक चले गया, पटवारी चले गया, कितने देर चले जाएगा पटवारी, कितना वर्किंग आवर एक दिन में उसका, कितने घंटे काम कर सकता है व्यक्ति। एक गांव में 2 किसानों को अगर खेत में जाकर सर्वे करा लिया तो उससे कोई सर्वे नहीं हो पाएगा, उससे नहीं हो पाएगा। आपको प्राकृतिक आपदा घोषित पूरे जिले को करना पड़ेगा। ये मेरी मांग है जिला कलेक्टर प्रशासन, हर किसान की सूची उठाकर उसे फायदा पहुंचाना। बिल्कुल आपको मानना पड़ेगा इस बात को लेकर के। बरसात किसी एक खेत में हुई है क्या? कोई एक व्यक्ति क्यों आपको टोल फ्री नंबर पर फोन करके बताए कि मेरे कितना नुकसान हुआ? अरे जब बरसात खेत में हुई तो सबके खेत में नुकसान हुआ है। सोशल मीडिया में काफी फोटोज भी डाले लोगों ने, काफी सारी वीडियोस भी बनी कि यहाँ पानी आया, धान बिक गया। और दूसरी चीज, प्रशासन काम है स्वतः संज्ञान लेना। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट भी स्वतः संज्ञान लेता है अनेक मामलों में, सरकार अनेक मामलों से स्वतः संज्ञान लेती है। ऐसा जरूरी नहीं कि हम व्यक्ति अपना कंप्लेंट लेकर के जाएं। वैसे मैंने जिला प्रशासन से भी बोला है कि आप स्वतः संज्ञान, मेरे आने की जरूरत नहीं है, किसी संगठन को आने की जरूरत नहीं है, आप स्वतः संज्ञान, जब आपने लगाया ना, आपने टोल फ्री नंबर रखा था ना किसानों के लिए, वैसे ही आपको स्वतः संज्ञान कर पूरे जिले को प्राकृतिक आपदा जिला घोषित करना पड़ेगा। ये मांग रखी थी हम लोगों ने। तो क्या हुआ उस मांग का फिर? अभी देखिए, जिला प्रशासन जी से तो अभी कोई ऐसा लेटर आया नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कलेक्टर जी के माध्यम से शासन को ये बात गई ही होगी। तब तो उन्होंने सर्वे करवाना चालू तो किया था, नहीं किया तो बात नहीं है। अब उसका तो धीरे धीरे पता चल पाएगा कि आगे क्या स्थिति बनी हुई है। अच्छा, यानी अभी कुछ भी निष्कर्ष निराकरण, हाँ, इसका निष्कर्ष निराकरण एकदम से होता भी नहीं है। मैं इसको भी मानता हूँ, प्रशासन के स्तर पे भी ऐसा नहीं होता कि उन्होंने बोला तुरंत हो जाता है। उनकी भी कैबिनेट बैठक होती है, उसमें ही प्रस्ताव पास होता है। हमारी पुनः इस बात को मांग है कि अभी जो बरसात की जो पीड़ा किसानों ने बालाघाट जिले के झेला है, इसलिए प्राकृतिक आपदा जिला पूरा जिले को घोषित किया जाए। यस। चलिए, अब हम आ जाते हैं समर्थन मूल्य एमएसपी, जो एक गहन मुद्दा रहा मध्य प्रदेश के चुनाव जब हुए। हमारे मामा जी जो है कृषि मंत्री बने और डॉक्टर मोहन यादव जी मंत्री बने, तो एक ये कहा था उन्होंने कि 1650 जो धान का रेट है वो 2300 दिया जाएगा। तो इस पर कोई निष्कर्ष ही नहीं निकाला गया और फिर मजबूर किसान ने धान बेचा भी। और नहीं, अब उसे हम 2 रूप में देखते हैं। जी, कैसे? 2 रुपए देखते हैं कि कई बार नेता, जो मैंने बोला वो ठीक है ना, यही रेट तय किया गया था, 2300 ही रेट तय किया गया। क्या होता है, कई बार नेता चुनाव में पद मतलब भाषण दे करके जो है उसको ये मान के चलते हैं कि उन्होंने चुनावी माहौल बना के भाषण दे दिया होगा, और एक होता है उसको घोषणा पत्र में अथेंटिक रूप से लेना।
है ना, जिसको लीगल प्रोसेस में माना जाता है। घोषणा पत्र चुनाव आचार संहिता के एक नियम में माना जाता है कि चुनाव पत्र पार्टी की क्या घोषणाएं हैं। शिवराज सिंह ने जब बोला था आचार संहिता लगने पहले, उन्होंने बोला था कि हम किसानों की धान को 31 रुपये प्रति कुंटल खरीदेंगे। जिन किसानों ने धान सोसाइटी को दे चुका, उन किसानों को डिफरेंस राशि, उस समय की 970 रुपये डिफरेंस राशि हो रही थी, 31 रुपये से 970 पीछे कर दीजिए। उस राशि को हम बोनस के खाते में ट्रांसफर करेंगे। ये उन्होंने भाषण में बोला था। बाद में इस बात को उन्होंने घोषणा पत्र में ले आया। अच्छा, चुनावी घोषणा पत्र जब जारी हुआ 2023 चुनाव का, उसमें भी ये बात आई। नंबर 1 तो वही पॉइंट है, उसका घोषणा पत्र उठा के आप गूगल कर देख लीजिए। किसानों को धान को 100 रुपए खरीदेंगे। एमएसपी जो तय करती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है। एमएसपी तय करने का अधिकार इनको नहीं होता। इनको अधिकार होता है उसके ऊपर बोनस देने का। हाँ, राज्य का पास अधिकार है बोनस देने का। तो जो धान खरीदी जाएगी तो इसलिए 100 भी खरीदी जाएगी, लेकिन इन्होंने 3100 बोला था। तो जो डिफरेंस राशि आती है उन दोनों के बीच का, वो स्टेट गवर्नमेंट किसान खाते में ट्रांसफर करेगी। ये माना जाता है उसको, ये माना जाता है। हाँ। 31 की मीनिंग ये नहीं होती कि 31 रुपए से ये हमारे पर्ची काट देगी। नहीं, वो डिफरेंस राशि हमको देगी, क्योंकि उनको अधिकार नहीं एमएसपी बढ़ाने का। एमएसपी तो केंद्र का मुद्दा है। हाँ, एमएसपी केंद्र है ना, एमएसपी तो केंद्र बढ़ाएगी, लेकिन उसके बीच जो 31 रुपए इनने बोला था, वो डिफरेंस राशि की राशि को स्टेट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश के किसानों खाते में ट्रांसफर करेगी। ये इनका, जिससे ये बच रहे हैं, बिल्कुल बच रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए फिर किसान क्या कर रहा है आज? नहीं, किसान क्या कर रहा है, किसान पिछले बार भी आंदोलन किया। हम लोग खड़े ठंड में 10 दिन तक आपने इंटरव्यू भी किया था। अनेक चैनल वाले भी आए थे, न्यूज 18 वाले भी आए थे, उन लोगों से भी इंटरव्यू किया। पिछले बार भी हमने बहुत ज्यादा हवन यज्ञ किया। हमारा ही दबाव था कि जिले का कोई नेता, जब लांजी में उन्होंने घोषणा किया प्रहलाद सिंह पटेल ने कि हम देने वाले हैं अनुपूरक बजट पास करके, तो कोई ने उसका ताली नहीं बजा पाया। जब मोहन यादव लांजी आए, तब उन्होंने बोला कि मैं किसानों को ये मतलब हेक्टेयर पीछे राशि देने वाला हूँ, तो कोई ताली नहीं बजा पाया। और आज भी बालाघाट जिले का कोई भी नेता किसान के मुद्दे से बचना चाहता है, आज भी नहीं बोल पाता। और अभी भी जो राशि इन्होंने हमको जो दिया है 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, अधिकतम राशि जो है वो भी किसान मोर्चे के दबाव में ही दिया है सरकार ने, लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं है। ये लोग अपनी भाषा को पल पल बदल रहे हैं। पल पल कैसे बदल रहे हैं, आप इस बात को समझिए। बीच में इन्होंने ये बोला कि हम लोग किसानों को हेक्टेयर पीछे प्रति हेक्टेयर पैसा देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं कि हमारा जो छोटा किसान है, मंडी खरीदी हमारी जब चालू होती है, सोसाइटी खरीदी चालू होती है, उसके पहले छोटा किसान हमारा धान कई बार खेती से बिजाई कर लेता है, और जब पैसों की आवश्यकता उसको होती है तो वो ओपन मार्केट बेच देता है व्यापारियों को, आड़तियों को, मंडी जाकर के। तो जब वो सोसाइटी में धान देगा नहीं, उसे लाभ तो मिलेगा नहीं। तो हम चाहते हैं कि किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो जाए 1 हेक्टेयर पीछे। हमने उसको स्वीकार किया। हम बोला कि चलिए हम इस बात को मान लेते हैं अगर आपकी ये सोच है, लेकिन पैसा उतना ही चाहिए जो 3100 की डिफरेंस राशि होगी। अच्छा, हम चाहते हैं कि आपकी शर्तें भी हमें मंजूर है, सरकार भी हमारी है, हमें ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप ऐसा देना नहीं चाहते, पैसा हेक्टेयर पीछे देना चाहते हैं, तो हेक्टेयर पीछे उसकी डिफरेंस राशि निकाल लीजिए, एवरेज निकालिए कि बालाघाट जिले का किसान 1 एकड़ में कितनी धान उत्पादन करता है। हाँ, मैं आपसे यही पूछने वाला था कि 1 एकड़ में हमारे यहाँ का किसान कितनी धान उत्पादन करता है? 18 कुंटल तक उत्पादन करता है। 18 कुंटल? हाँ, 18 कुंटल तक है। सरकार 18 कुंटल तक खरीदती भी है। अच्छा। सरकार 18 कुंटल मतलब एवरेज हमारे 18 कुंटल आया है। हाँ। किसी को 22 होता है, किसी को 15 होता है, किसी को 12 होता है, कोई 24 उगा लेता है। हाँ। लेकिन 18 कुंटल हमारे एवरेज निकला हुआ है प्रति एकड़ किसान का धान का उत्पादन का। अब जैसे 18 कुंटल निकला जी, तो अब मुझे ये बताइए कि किसान ने उसमें कितना पैसा लगाया और उस 18 कुंटल में उसको कितना फायदा हुआ? ये मान के चलिए साहब कि किसान 18 कुंटल जो धान आती है उसमें उसको 9 से 10 कुंटल पैसा तो लग ही जाता है खेती उत्पादन कराने में। खाद और यूरिया को लेकर, खाद, यूरिया, मजदूरी है, कीटनाशक, आजकल बीमारियां बहुत बढ़ने लगी है ना। पहले बीमारियों का प्रकोप थोड़ा कम होता था, जब से हाइब्रिड धानें आई है मार्केट में, है ना, निश्चित रूप से हाइब्रिड धानें आई है, उससे बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ा हुआ है। अब 10-12 हजार रुपए उसने लगा दिया। जी जी जी, ठीक है, 18 कुंटल में। हाँ। अब वो जब मंडी में बेचने जाएगा तो उसको कितना फायदा होगा? 50% कम फायदा होता है। लागत जितना उसको उत्पादन होता है एकड़ पीछे, उससे 50% लागत आप मान लीजिए खेती में लगी गई है उसकी। तो 1 एकड़ में 18,000 रुपए मान के चलो। नहीं, अगर 18 कुंटल धान उसने उगाया, बाय द वे, 18 कुंटल धान सरकार
18,000? नहीं, आप एक बात समझ लीजिए। हाँ। 18 कुंटल धान का गवर्नमेंट रेट से एमएसपी से अगर 2369 भाव से गुना कर दें अपन लोग, हाँ। तो 18 दूनी 36, तो ये हो गया लगभग 40,000 रुपए हो गया। हाँ। 40,000 रुपए में उसको 20 से 22,000 रुपए तो लागत ही लग गई। हाँ। अब 20,000 रुपए बचा उसको एकड़ पीछे, बिल्कुल, है ना। अब हमारा छोटे छोटे किसान जो 1 एकड़ 2 एकड़ वाला किसान है, ये मेरे पीछे बैठा हुआ जो किसान है, इसकी मोस्टली जमीन 1 से 2 एकड़ है किसान है। अच्छा। है ना, 2 एकड़ किसान है, उसमें वर्तमी और सिंचित 2 अलग अलग होती है जमीन भी, है ना। ये मान चलते हैं हमारा जो 18 का एवरेज है वो तो सिंचित वाले को हो गया, जो वर्तमी हो गया वो तो भगवान भरोसे होता है, उसकी पक रही है नहीं, उसी सौर ऊर्जा योजना सरकार ला रही है ना। तो अब ये व्यक्ति बाई दो से साल भर में 20,000 रुपये बचा लिया, 20,000 रुपये में पूरा परिवार चला लेगा। आप खुद सोच लीजिए, अब सामने बैठा हुआ किसान है, बिल्कुल सामने बैठा हुआ किसान है। अब आप सीधी बात है कि ये देखा हुआ इसको 20,000 रुपये है ना। 20,000 रुपये में क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? 20,000 रुपए लगा के सिर्फ 20,000 रुपए कमा रहे, तो अपने परिवेश में जो आपको उसके बाद जीवन यापन करना है, उसमें क्या मेन चीज आप फेस कर रहे हैं जी? किन चीजों में दिक्कतें जा रही है आपको? बहुत दिक्कतें है सर खेती में। अभी 1 एकड़ में तो मेरे पास में इतना कीटनाशक लग गया है कि मैं खाने के लिए धान पकाया था वो वाली, तो 5 बोरा भी नहीं होना है। कितना कीटनाशक डाले, कितने का डाले फिर? लगभग उसमें 6-7 हज़ार का कीटनाशक डाला। 6-7 हज़ार का। दोस्तों आप तो समझ रहे हैं, किसान आज 1 एकड़ कर रहा है। हम जो अनाज खाते हैं जिससे जीवन चल रहा है, तो किसान आपके सामने खुद आज बैठा हुआ है। 6-7 हज़ार का वो सिर्फ कीटनाशक छिड़क चुका है 1 एकड़ की। 1 एकड़ जी। अब जैसे छिड़काव तो इन्होंने कर दिए और नुकसान भी हो ही रहा है, तो खाद और यूरिया की कमी को भी फेस करते हैं क्या ये खाद यूरिया का ना मिलना, ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल करते हैं। समय पे सोसाइटी में खाद नहीं आता है। हाँ। डीएपी तो लगभग आना लगभग बंद ही हो चुका है। हाँ हाँ हाँ। डीएपी लगभग नहीं चाह रहा है। डीएपी बिल्कुल बंद हो चुका है। हाँ, मतलब बंद भी नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने मतलब लेकिन आया नहीं। अब नहीं आ रहा है तो इसका मतलब उसको बंद टाइप का ही मान ले हम लोग जी, है ना। तो बहुत सारी खाद के भी समय पे आपूर्ति नहीं हो पाती है। कि मैं बताया आपको कि कीटनाशक ज्यादा लगने लग गया है, प्राकृतिक आपदा अलग आ रही है, किसान कैसे ग्रोथ करेगा? उसके बाद में सरकार की मंशा भी किसानों के हित में होती नहीं है। बोलना और प्रैक्टिकल में उसको उतारना दोनों जमीन आसमान, दोनों में जमीन आसमान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने बोला कि 2023 में ही बोला आपने कि हम देंगे, आज 2023 में लोगों ने सोचा कि चुनावी साल है। 2024 में हम लोग पेंडाल लगा के बैठे रहे, पूरे जिले भर में हड़ताल हुई, बालाघाट जिला बंद हुआ, रामपल, यानी किसानों ने जो कर सकते थे सब कुछ किया। उसके बाद अब बताइए सरकार कान पे जून तक नहीं देंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसानों के हित में नहीं है। और दूसरी एक बेसिक चीज समझ लीजिए कि आप किसानों के साथ बैठ करके आप चर्चा करेंगे। हो क्या रहा है हमारे यहाँ, दिक्कत कहाँ जा रही है, सब बता रहा हूँ मैं आपको। मैं बताइए। हमारा किसान नेता है भाजपा पार्टी के जी, हमारा किसान नेता है कांग्रेस पार्टी के, हमारा किसान नेता है अन्य राजनीतिक पार्टियों के। हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने पार्टी किसान नेता बनाती है। हम पर हर राज्य की बात कर रहे हैं, हर राज्य की बात कर रहे हैं, सामान्य बात समझ लीजिए। अब निश्चित रूप से बात है कि जो किसान नेता राजनीतिक पार्टी का बनेगा, वो राजनीतिक की पार्टी के खिलाफ कैसे जा पाएगा? नहीं जाएगा। जा पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जा पाएगा। अगर मुझे किसानों के हित की बात करनी होगी तो सरकार को उन किसान नेताओं से बात करनी पड़ेगी जो जमीन पे किसान के हित की बात कर रहे हैं। जैसे मैं स्वयं बीजेपी का व्यक्ति कार्यकर्ता हूँ। मैं जिला एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर भी बालाघाट में रह चुका हूँ पूर्व में। अच्छा। मैं अभी जो बीजेपी का सदस्यता अभियान चला है, सदस्यता जी बूथ कमेटी लेवल बनाना, उसका मैं चुनाव प्रभारी भी था खैलान जी का। इसके बावजूद पिछले बार मैंने मंच से घोषणा किया कि चूंकि मैं किसान नेता भी हूं और नॉन पॉलिटिकल पार्टी का हूं। सबसे अच्छी बात यह है कि मैं भाजपा का नहीं हूं, मैं कांग्रेस का नहीं हूं, मैं नॉन पॉलिटिकल पार्टी, मेरे साथ पूरे समाज के लोग जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो मुझे समाज की अगर बात करनी होगी तो मैं भाजपा में रह के भाजपा की बात तो नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। तो मैंने बोला कि मैं भाजपा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं भाजपा का मौलिक सदस्य हूँ, शुरू से हूँ, बचपन से हूँ, मेरा परिवार भाजपा ही है। लेकिन जब तक मैं किसानों के हित की मांग कर रहा हूँ, मैं भाजपा के कार्यालय में नहीं जाऊंगा, भाजपा का कोई काम नहीं करूंगा, भाजपा की कोई मीटिंग नहीं उठाऊंगा, मैं अटेंड नहीं करूंगा। अच्छा। जब तक कि अपने किसानों को 31 रुपए का मूल्य प्राप्त नहीं करवा दूंगा। किसानों की लड़ाई का उसका हक जब तक प्राप्त नहीं करवाऊंगा, मैं भाजपा के पक्ष में कोई भी काम नहीं करूंगा। तब लोग मेरे पर विश्वास करेंगे। या तो मैं इधर किसान की बात करूं तो जाके भाजपा का झंडा उठा लूं, इधर किसान की बात करूं तो कांग्रेस का झंडा उठा लूं, तो ये नहीं हो पाएगा। वो दोगली नीति अलग। तो सरकार ये चाहती है, सरकारें ये
चाहती है। सरकारें ये चाहती हैं, तो वो उनको अगर किसान के हित में अगर नीति बनानी है तो उन्हें हमसे ही किसान नेताओं से बात करनी पड़ी सरकार को। जो हम समाज को लेके बात करेंगे, हम बीजेपी को लेकर बात नहीं करेंगे, हम कांग्रेस को लेकर बात नहीं करेंगे, हम किसी और राष्ट्र बात नहीं करेंगे, हम समाज के मुद्दों की बात करेंगे, एक्चुअली बेसिक मुद्दों की बात करेंगे। हमने बचपन से खेती किया हुआ है, हमें पता है। अभी बीच में जिला कलेक्टर जी ने एक आदेश निकाला था, तो उसमें यह था कि लघु किसानों को कौन सा सोडा मिलेगा। 3 प्रकार सोडा था, सुपर फास्फेट था, और वो जो लिक्विड वाला सोडा आया हुआ है यूरिया वो था, और जो भी उपलब्ध सोडा था उसका 3 प्रकार का आदेश कलेक्टर साहब निकाला था। कौन सा दमदार था और कौन सा अच्छा था? हाँ, तो उसमें ये था कि 1 हेक्टेयर वाले को इतना मिलेगा, 2 हेक्टेयर वाले को मिलेगा, 2.5 हेक्टेयर वाले को उतना मिलेगा। मैं वाराणसी एसडीएम साहब के साथ मिलने के लिए गया। वाराणसी पांडे जी थे मेरे साथ, किसान मोर्चा के साथी में सुभाष पांडे जी थे, किशोर वो तुम्हारे मेंढकी के किशोर बिसेन जी थे, और बुद्धबुदा मंडल के अध्यक्ष वेद प्रकाश पटले जी थे भाजपा के, वो भी साथ में सब चले हुए थे। तो एसडीएम साहब ने पहले बोला कि दुबे जी ये मुद्दा तो मेरा नहीं, आप मुझे क्यों बता रहे हैं? मैं बोला सर मैं ये मुद्दा आप ही का है। तो बोले मेरा कैसे है? मैं बोला सर दरअसल बात ये है कि अभी हमारा किसान पराहा लगाने में व्यस्त है, उसे सोडे की आवश्यकता 10 से 20 दिन बाद पड़ने वाली, जब लोगों को पराहा खत्म हो जाएगा और जब सोसाइटी में वो जाएंगे तो वहाँ जब उसे पता चलेगा कि मुझे ये सोडा मिलेगा, कोई बोला मुझे ये मिलेगा, सोडा तो वो मिलेगा, वो अराजकता माहौल फैल जाएगा। चूंकि वाराणसी का क्षेत्र आपके लॉ एंड ऑर्डर में आता है, तब मैं क्या करेगा, तब आप क्या करेंगे कि पुलिस लेके आपको जाना पड़ेगा इस क्षेत्र में। तो आपको इसलिए मैं से बात बता रहा हूँ। तो फिर उन्होंने उप संचालक कृषि राजेश खोबरागढ़ से मेरी बात करवाए, तो खोबरागढ़ जी ने बोला कि नहीं दुबे जी ऐसी कोई अराजक बात नहीं। मैंने सर मैं ये आपको बताने आया हुआ हूँ, अगर मुझे नेतागिरी करना होता तो मैं 5-50 किसान लेके आता, नारेबाजी करता, और ज्ञापन लेने के लिए आप रोड पे आते हैं, आप रोड पे आते, लेकिन मैं ऑफिस में नहीं लेकिन मैं पढ़ा लिखा किसान नेता हूं। मैं चाहता हूं कि समाज में अराजकता न फैले, हमारे जिले में सारी शांति बनी हुई रहे। इसलिए मैं 20 दिन बाद होने वाली घटनाओं को मैं आज आपसे बताने आया हुआ हूं। फिर उन्होंने एसडीएम साहब ने बहुत गंभीरता से बात को सुना, उस लेटर को उन्होंने कलेक्टर कार्यालय डिस्पैच किया, और कलेक्टर साहब ने 2 दिन बाद अपने ऑर्डर को पूर्णतः वापस लिया जैसा वैसा, और उन्होंने बोला कि पुरानी जैसी यथा स्थिति थी जिले में वही स्थिति बन जाएगी, जिसका मैंने उनको धन्यवाद प्रेषित किया। तो उसके बाद वही स्थिति में चला रहे। बिल्कुल, मैंने लिखा भी, कलेक्टर साहब ने हमारी बात को पूर्णतः 100% माना है। चलिए, कहीं ना कहीं जो है जी। अब जैसे मंडी में किसान धान लेके जाता है तो ये क्या बिचौलियों से परेशान होता है, क्या स्थिति बनती है वहां पर धान लेके जाने के बाद? निश्चित रूप से किसान परेशान तो होता है। किसान इसलिए परेशान होता है कि आप देख लीजिए, किसान एक ऐसा चीज है, व्यक्ति जिसका मूल्य अपने उत्पादन का मूल्य स्वयं तय नहीं कर पाता। ये बहुत बड़ी बात है। इस देश की सबसे बड़ी पीड़ा अगर कोई है तो यही वाली है कि कपड़ा दुकान में आप जाइए, कपड़े का मूल्य दुकानदार बताएगा, टीवी दुकान जाइए, टीवी का मूल्य दुकानदार बताएगा, चप्पल दुकान चप्पल का मूल्य दुकानदार बताएगा, लेकिन हमारे धान का उत्पादन का मूल्य सामने वाला बताएगा कि हम वो क्या भाव खरीदेगा। ये किसान की दूसरी सबसे बड़ी बेइज्जती उसी दिन हो जाती है। उसका अवमानना उसी दिन हो जाता है, उसके मूल्यों का उसी दिन अवमूल्यन होता है। जो उस रात दिन बरसात में रह के खेती किया है, गर्मी में रह के, ठंडी में किया है, जब वो अपने मूल्य को अपने हाथों में उठा के नहीं बोल पाता कि मैं इस भाव बेचूंगा। सरकार को सबसे पहले इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, अपने हिसाब से संघर्ष कर रहा है, और ऐसे ही संगठन के माध्यम से जो हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने कहा वही संघर्ष कर रहे हैं। बाकी सरकार तो मैं समझ रहा हूँ, जब से मेरी भी उम्र 55, 57, 58 साल की हो रही है, जब से देख रहा हूँ हमेशा से किसान पीड़ित है। चाहे कोई किसान हो, धान का किसान हो, गन्ने का किसान हो, मक्के का किसान हो, उसका पता नहीं क्यों उन्नति हो नहीं रही है। और उसके पीछे जवाबदेही सरकार की तो है ही, पता नहीं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं किसान जो प्रजाति है कहना चाहिए, या किसान का जिसने धंधा पकड़ा है, वो जो इसको पकड़ रहा है उसकी बदनसीबी है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अच्छी फसल एक बार ले लिया उसको तो मूल्य नहीं मिल रहा है, मूल्य से चलो थोड़ा बहुत मेंटेन किया तो आने वाले समय में वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लायक उतने पैसे नहीं रख पाया, घर परिवार चलाने के लिए नहीं रख पाया, ले दे करके इस साल ठीक रहा, नेक्स्ट ईयर उसके साथ प्राकृतिक आपदा ने झेल ली। तो वो अपना पूरा जीवन, मेरे कहने का मकसद ये है, मध्यम वर्गीय किसान या बड़ा भी किसान कहीं ना कहीं से उसका उन्नति इस देश में नहीं समझ। तो चलो एक बात मुझे ये समझ में आई, तो मुन्ना दुबे जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे किसानी की हम बात करते हैं तो निकटतम हो गई है अब, तो क्या आज का युवा भाग रहा है किसानी से? जी हाँ, किसानी से भाग रहा है। तो क्या निष्कर्ष क्या होगा फिर भविष्य?
क्या आपकी नजरें क्या कहती हैं? भविष्य तो खेती का अंधकारमय है, ये तो निश्चित रूप से बात है। तो फिर कैसे मैनेज होगा? क्या आपका संगठन इसके लिए क्या कोई प्रारूप बना रहा है, तैयारी नहीं, कर रहा है? मैं तो ये बताना चाहता हूँ किसानों को, पूरे देश के किसानों को, कि अगर आपको खेती को बचाना है तो आपको राजनीति का हिस्सा बनना पड़ेगा। अच्छा। पूरे देश में राजनीति का हिस्सा बनना पड़ेगा। और चूंकि किसान राजनीति का हिस्सा बनने के पहले डरता है, वो डरता इसलिए है कि हमारे यहाँ राजनीति बहुत महंगी हो चुकी है। चुनाव लड़ने के लिए लोग डरने से लगे हैं। क्योंकि पैसा लगता है। छोटा छोटा चुनाव भी, गांव का पंचों का चुनाव भी हम देख रहे हैं, बड़ा पैसा लगने लगा है, उससे किसान भाग रहा है। मैं लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, पूरे देश के किसान मेरी इस बात को सुने कि आपका जो भी विधानसभा क्षेत्र है, प्रदेश में एक सामान्य व्यवस्था लागू चुनाव की, जो भी विधानसभा क्षेत्र, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात बताता हूँ, वाराणसी विधानसभा क्षेत्र की, कि हमारे यहाँ पे 237 बूथ है। 237 बूथ में हमारा तहसील प्लेस वाराणसी है, जिसमें 17 या 18 बूथ है। उन बूथ को छोड़ दिया जाए, 17-18 शहरीकरण के बूथ को छोड़ दिया जाए, तो 220 बूथ तो ग्रामीण क्षेत्रों में है। अच्छा। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो बूथ है, तो ग्रामीण क्षेत्र में वोट कौन है? ग्रामीण क्षेत्र में टोटल वोटर किसान और मजदूरी है। तो हमसे पैसा लेकर कौन, हम पैसा देंगे किसे? जब हम किसान अपना नेतृत्व तो खुद कर सकते हैं, जब 95% वोटर्स किसान के पास में है, तो वो क्यों भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पिछड़ा हुआ है? किसान अपनी स्वयं की राष्ट्रीय पार्टी क्यों नहीं बनाता? किसान स्वयं चुनाव का हिस्सा क्यों नहीं बनता? क्योंकि हमारी पॉलिसी चुनाव के माध्यम से ही तय हो रही, संसद में तय हो रही है, विधानसभा में ही तय हो रही है। तो जब आपकी पॉलिसी चुनाव में तय हो रही है, तो फिर उसका हिस्सा कौन बनेगा? आपको बनना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको डरना नहीं है, आप मत डरिए। आपके पास बहुत पैसा है, क्योंकि वोट आपके पास में है। जब 95% वोटर्स के मालिक आप हैं, तो इस द्विदलीय व्यवस्था को, मध्य प्रदेश की भाजपा कांग्रेस व्यवस्था को बदलिए और किसानों के संगठन के अंदर में आप चुनाव लड़िए। मैं तो फिर बार बार ये बात बोल रहा हूं कि किसानों, वोट आपके पास में ही है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अगर वोटर्स का पैमाना मान लिया जाए, तो सबसे ज्यादा वोट किसान मजदूर के पास स्वयं की वोट है। वो स्वयं का नेता चयन कर सकती है, और नेता चयन करने की प्रक्रिया भी मुझे पता है। मैंने खुद लोगों सोशल मीडिया पर लोगों को डाला हुआ है कि आप चिंता न करें कि आपके बीच में लड़ाई हो जाएगी, कुछ नहीं हो जाएगी। मैं तो हमेशा ये बोलते आता हूँ कि वाराणसी विधानसभा क्षेत्र में किसान मोर्चा कैंडिडेट खड़ा करिए। चूंकि बात मैंने रखा हुआ है, सबसे पहले मैं अपने आप को पीछे लूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पहली घोषणा मेरी ये रहेगी, ताकि किसी को ये न लगे कि मैं उस पद को पाने के लिए, पद लोलुपता के लिए रखना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं हटूंगा। मेरे अलावा हमारे क्षेत्र का कोई भी किसान विधायक का चुनाव लड़े, जिससे हम सिलेक्ट कर लें कमेटी बना करके, और मेरी गारंटी है 100% कि चुनाव वही जीतेगा जब वोट उस पास है। और अगर वो चुनाव कैंडिडेट किसान हारेगा, तो फिर किसान किसी को दोष देने के जिम्मेदार नहीं रहेगा, क्योंकि कांग्रेस भाजपा तो वोट है ही नहीं, वोट तो किसानों के पास में है। फिर किसान नेता क्यों हारेगा? और किसान का नेता अगर चुनाव हारेगा, इसका मतलब अब किसान के साथ खड़ा नहीं होगा। फिर किसान किसी को जिम्मेदार ना माने। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि प्रदेश में शुरुआत बालाघाट जिले से शुरुआत कर दो। बालाघाट जिले की 6 विधानसभा सीटों पर किसान मोर्चे के कैंडिडेट चुनाव लड़े, 6 के 6 जीतेंगे। हम 6 के 6 हम जीतेंगे, किसान जीतेंगे, क्योंकि 95% वोटर्स का मालिक किसान स्वयं है। जिले की 15 बूथ हटा दीजिए। ये बात किसानों को समझनी चाहिए। और दूसरी बात, किसानों पर घड़ी भी रहेगी। जो किसान बोलता है सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, ये नेता हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, वो नेता हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, आप अपना नेता स्वयं चयन करें, आप अपना नेता स्वयं चयन करें। दूसरी बात, मैंने एक बात और भी रखी हुई है, अगर किसान लोग मिलकर के, अगर बाय द वे मुझे अगर सिलेक्ट करते हैं, बाय द वे मतलब जो मैंने हट के रखा हुआ हूँ, जैसे मेरी बात बहुत अच्छे तरीके से रख सकता हूँ विधानसभा में, तो मैंने उसकी घोषणा करी हुई कि विधानसभा में मिलने वाली विधायक को जो फैसिलिटी होती है, उसके बाद में विधानसभा के बाद जो पैसा आएगा विधायक को निधि का, तो जनता के बीच जाएगा। उसके बाद जो उसको फैसिलिटी, पेंशन के रूप में अगर मुझे जो फैसिलिटी मिलेगी, क्योंकि मैंने शादी करी नहीं है, परिवार से मैं संपन्न हूँ, तो हमारा धर्म ये कहता है कि व्यक्ति की आय का एक हिस्सा धर्म के काम में जाना चाहिए, एक हिस्सा समाज के काम में जाना चाहिए, और 50% हिस्सा वे स्वयं का रहना चाहिए। क्योंकि मैं परिवार संपन्न हूँ, इसलिए मैं तो चाहूँगा कि मेरे जीवन में मिलने वाला जो भी हिस्सा होगा, सिर्फ 25% हिस्सा समाज मेरे हिस्से रहेगा, 75% हिस्सा भी पेंशन वगैरह का मैं समाज को मैं दान कर दूंगा, लिख के दे दूंगा। बिल्कुल
अगर मुझे ऐसा मौका मिलेगा तो मिलने वाली निधि का जीवन भर पेंशन से लेकर जो भी निधि होगी उसका 75% हिस्सा सिर्फ इस क्षेत्र के समाज का ही होगा, मेरा नहीं होगा, है ना। तो मैं चाहता हूं किसानों से ये अपेक्षा है मेरी कि किसान मोर्चे के नेता पूरे जिले भर में एक हो जाएं और किसान मोर्चे के बैनर तले 6 विधानसभा सीटों पर अपने चुनाव लड़वाएं। प्रयास रहेगा, प्रयास बिल्कुल। हमें हारो जीत से नहीं देखना है। जीवन में सफलता व्यक्ति को आगे लड़के ही मिली हुई है और सफलता के बीच असफलता भी मिलती है, असफलता भी मिलती है। हमें प्रयास से कभी भागना नहीं चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए। जो डर गया वो मर गया। हाँ, मैं तो किसान, मैं फिर बोलता हूँ कि आप बिल्कुल न डरें। पैसा आपके पास में, वोट आपके पास में है, आपको कोई हरा ही नहीं सकता। तो आज हमने वी ऑफिशियल मीडिया पर श्री कुंज बिहारी मुन्नू दुबे जी और उपाध्यक्ष चयन सिंह जी के साथ कुछ किसानों के मुद्दे उठाए, हमने यहाँ पर रखे और बहुत सारा वार्तालाप हुआ। बहुत सारे किसान भाई हमारे बंधु इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, मुन्नू दुबे जी की बात उन तक पहुंची होगी इस माध्यम से। तो आज का पॉडकास्ट हम यहीं समाप्त करते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या विचार यहाँ पर आपको अच्छे लगे और क्या सुलभ उत्तर आपको यहाँ पर मिले। इसी के साथ इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द वी ऑफिशियल मीडिया पर एक नया प्रकरण, एक नया पॉडकास्ट लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार।